आज हम करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इट रिलेट्स टू। तो आर्टिकल 12 है ना, जो ये स्टेट की डेफिनेशन, ये स्टेट को डिफाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना और जो वर्ड्स मैं यूज करूंगी, जो की वर्ड्स हैं, उस पर फोकस करना और उसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा ये थोड़ी ट्रिकी है डेफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आर्टिकल 12 में इन्होंने स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, पहले तो ये है कि इसका पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है स्टेट की डेफिनेशन को इतना इंपॉर्टेंट और इसको क्यों इलेबोरेटली डिफाइन किया गया है। मेन पर्पस उसका ये है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, स्टेट जो भी एक्शन लेती है, स्टेट एक्शन लेने का मतलब है कि स्टेट में कोई भी कानून बनता है, वेदर इट इज इन पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी अगर स्टेट या पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो जो कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, वो जो सारे बनाएगी, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो जिस इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होएगा वो अगेंस्ट दैट लॉ, ऑर्डर्स, बाय लॉज जो भी है उसके अगेंस्ट वो रिट फाइल कर सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। तो मेन पर्पस ये है कि इसलिए हमें पता करना होता है कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन सी अथॉरिटीज आएंगी। अथॉरिटीज मतलब कि कौन कौन सी वो अथॉरिटी है कि जिसके लॉ बनाने से अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, हम उसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हैं। तो मेन पर्पस स्टेट की डेफिनेशन का ये है। पर्पस बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शन। तो वही हो गया ना कि जो स्टेट लॉ बनाएगी उसके, अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, उसके अगेंस्ट हम रिट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। So action of any authority under state can be challenged before the court for violation of fundamental right. अब state की definition पढ़ लो। In this part, unless the context otherwise requires, the state includes. अब state में क्या क्या आएगा? state में the government and parliament of India, ये हो गया हमारा parliament, and state and legislature of each state assemblies होगी, all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. तो पहले तो ये आ गया कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इसमें कौन कौन सी बॉडीज, एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज और लेजिस्लेटिव बॉडी जो एग्जीक्यूट करेगी लॉ को और जो लॉ कानून बनाएगी, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। फिर आ गया गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इसका भी। ऑल लोकल अथॉरिटीज में आगे हम पढ़ेंगे ऑल लोकल अथॉरिटीज और अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज अथॉरिटी, जो इसमें बार बार वर्ड आया है कि अथॉरिटी। अब अथॉरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? अब वेबस्टर डिक्शनरी ने डिफाइन किया, पर्सन और बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड, जिसके पास पावर है कमांड करने की, उसको पहले तो हम इन जनरल वर्ड्स अथॉरिटी बोलेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी टू मेक लॉ, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास पावर है लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंसेस, बाय रूल्स, रेगुलेशंस बनाने की, विच हैव, जो वो लॉ, बाय लॉज, ऑर्डिनेंसेस वगैरह बनाएंगे, उसको बाय लॉ एग्जीक्यूट करने की भी जो पावर है उसको हम अथॉरिटी बोलेंगे। फिर आ गया लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंगली म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत एटसेट्रा आर कॉल्ड लोकल अथॉरिटीज। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी। अब सबसे जो ट्रिकी और कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो है अदर अथॉरिटीज। इसको ध्यान से पढ़ना, यही मेन इंपॉर्टेंट है स्टेट में। बाकी तो समझ में फिर भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो अदर अथॉरिटी है ना, इसको डिफाइन करने के लिए ये पूरी डिस्कशन है।
अब अदर अथॉरिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट डिफाइंड इन द, इसकी कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है नहीं। अब ये सीरीज ऑफ केसेस है जो हमने करने हैं, इसको ये जो डेफिनेशन है इवॉल्व हुई इन केसेस के थ्रू। इन केसेस को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सारी। तो फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 AIR, इसका केस है। इन्होंने बोला कि ये जो अदर अथॉरिटी की इंटरप्रिटेशन है वो एडजस्टम जेनरस के रूल से होएगी। इसका मतलब ये होता है कि जो अब यहाँ पे है कि हमने अदर अथॉरिटीज को डिफाइन करना है, तो इन्होंने बोला कि जो पहले एडजस्टम जेनरस का मतलब होता है कि जो पहले ऑलरेडी अथॉरिटीज दे रखी हैं उसके बाद ये अथॉरिटी यहाँ पे मेंशन हुई है, तो लाइक है ना, तो मीन्स वेयर दे इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जेनरस मीन्स ऑफ लाइक नेचर। तो एडजस्टम जेनरस के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोल दिया कि जो अदर अथॉरिटी ने उसकी डेफिनेशन वैसे ही होएगी जो उसको फॉलो करके, जो उस अथॉरिटीज से पहले जो अथॉरिटीज उन्होंने डिफाइंड कर रखी हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से कौन सी अथॉरिटीज फॉलो की है, ये जो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और अदर लोकल अथॉरिटीज है ना, उसके बाद ये डिफाइन इन्होंने मेंशन किया है अदर अथॉरिटीज। तो अकॉर्डिंग टू एडजस्टम जेनरस के रूल के हिसाब से जो अथॉरिटीज पहले डिफाइंड है उसके हिसाब से दिस इज ऑल्सो डिफाइंड टू बी एज ऑफ लाइक नेचर। इसका मतलब ये है कि जहां पे जेनस है, फॉलोइंग टर्म बी यूज्ड इन रेफरेंस टू, तो जो फॉलोइंग टर्म है अदर अथॉरिटी फॉलो किसको कर रही है, अपर अथॉरिटी को, जो इस डेफिनेशन में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वही रूल के हिसाब से इसका भी सेम मतलब होएगा। सो इट मीन्स अथॉरिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट और सोवरेन फंक्शंस। अब इसको समझो, गवर्नमेंट और सोवरेन फंक्शंस। अब ये जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और ऑल लोकल अथॉरिटीज है, अब ये कर क्या रही है, इनका मेन काम, इनका फोकस क्या है कि ये एक तो ये गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं यहाँ पे, मतलब मेन काम इनका है कि ये गवर्नमेंट बॉडीज है, पहले तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं और ये सोवरेन फंक्शंस, इंडिपेंडेंट फंक्शंस अपने एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट केस आया है ये है उज्जैन बाई वर्सेस, ये जो केस है 1962 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हमने पहले शांताबाई वाला केस किया था इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने यहाँ पे बोला था कि एडजस्टम जेनरस रूल, मतलब जो अथॉरिटी फॉलो कर रही है ऑलरेडी डिफाइंड अथॉरिटीज को, उसी रूल को फॉलो करते हुए अदर अथॉरिटीज को हम डिफाइन करेंगे कि वैसी ही अथॉरिटी फॉलो करेगी। लेकिन यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया गया, इस रूल को क्या कह के रिजेक्ट किया कि इन्होंने बोला कि एडजस्टम जेनरस रूल इज फॉलोड इफ दिस इज डिस्टिंक्ट जेनरस रनिंग थ्रू आउट द बॉडीज। अब आर्टिकल 12 नो डिस्टिंक्ट जेनस रन थ्रू द डिस्टिंक्ट, अब इन्होंने ये बोला कि ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होएगा क्योंकि अगर हम जीनस को स्पीशी फॉलो करती है तो उसका मेन पर्पस ये होता है, उसका मेन रूल ये होता है कि जो डिस्टिंक्ट बॉडीज इन्होंने बताई हैं उनके अलग अलग जेनेसिस होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और इन्होंने ये भी बोला कि ये जो इन्होंने पहले पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज थी उनको ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्होंने डिफाइन नहीं किया और इनका कोई रैशनल बेसिस था नहीं। इसकी वजह से इन्होंने एडजस्टम जेनरस रूल का जो व्यू था वो रिजेक्ट कर दिया उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। फिर नेक्स्ट आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल 1967 का केस था। इन्होंने इस केस में इनका बेसिक फोकस था क्रिएशन पे। अब इन्होंने क्या किया क्रिएशन पे कि जो अथॉरिटीज क्रिएट कैसे हो रही हैं,
एक तो इन्होंने पहले तो इसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन दी, क्योंकि वाइडर इंटरप्रिटेशन देने का मकसद ही ये था कि जितनी भी अथॉरिटीज को ये स्टेट की डेफिनेशन कवर करेगी, उसके जो स्टेट एक्शंस होंगे उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स अगर वो वायलेट करते हैं तो उसके खिलाफ रिट में जाया जाएगा। तो जितनी वाइडर एप्लीकेशन होएगी स्टेट की डेफिनेशन की, उतना ही इंडिविजुअल के राइट्स हैं जो प्रिजर्व्ड रहेंगे। तो एक तो मेन पर्पस ये था वाइडर इंटरप्रिटेशन देने का। सेकंड, इन्होंने ये बोला, जैसे हमने पहले भी कहा कि इस केस में इन्होंने मेन फोकस किया कि जो बॉडी है, अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होएगी, वो इसको डिफाइन करेगा कि अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है। तो अभी इन्होंने बोला कि इंक्लूड अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट ऑन होम पावर्स कन्फर्ड बाय लॉ। अब इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और स्टैट्यूटरी बॉडीज थी उनको बोला कि वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दे रखी हैं, जैसे प्रेसिडेंट की प्रोविजन दे रखी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी, एसपीएससी है जो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंशियल कमीशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्रिएट किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ऐसे अब स्टैच्यूज के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, इस केस में इन्होंने बोल दिया कि कोई भी अथॉरिटी है जो विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ऑन होम पावर्स आर कन्फर्ड बाय लॉ, उसको हम बोलेंगे अथॉरिटी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि ये मैटर नहीं करता कि वो फंक्शंस क्या कर रही है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंडर और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पब्लिक फंक्शंस ही परफॉर्म करे। तो यहाँ पे मेन फोकस जो ट्रिक पॉइंट है कि इन्होंने क्रिएशन पे फोकस किया, इन्होंने फंक्शन पे फोकस किया नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट आया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस था। ये 1975 का केस है, AIR। अब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे इन्होंने फॉलो किया था क्रिएशन पे, अब यहाँ पे इन्होंने फोकस किया फंक्शन पे। इस केस में इन्होंने ये बोला, इस केस में इन्होंने जो डेफिनेशन थी उसको और ब्रॉड किया। इफ फंक्शंस, अब इन्होंने बोला कि कोई भी कॉरपोरेशन है, अगर उनका फंक्शंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अब इन्होंने यहाँ पे फोकस क्या किया फंक्शन को, कि इन्होंने क्रिएशन पे फोकस नहीं किया, इन्होंने फंक्शन पे फोकस किया। तो इन्होंने बोला कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूट कहीं भी हो रही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, बट कोई भी बॉडी अगर उसका फंक्शन इन रिलेशन टू पब्लिक नेचर है या गवर्नमेंट फंक्शन है, देन इट इज रिलेटेड टू एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी ऑफ द, यहाँ पे सुखदेव सिंह केस में इस टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि फंक्शन पे फोकस किया, क्रिएशन पे फोकस नहीं किया। ऑल्सो हेल्ड नॉट नेसेसरी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्टैट्यूट, और इन्होंने वही बात होगी कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे ना फोकस करके इन्होंने फंक्शन पे फोकस किया कि कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है अगर वो फंक्शन इन रिलेशन टू गवर्नमेंट कर रही है या एंड इट्स फंक्शंस आर ऑफ पब्लिक नेचर, तो उसको हम अथॉरिटी बोलेंगे अंडर स्टेट। तो इन्होंने इस केस में LIC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और फाइनेंस कॉरपोरेशन को इन्होंने स्टेट अथॉरिटी बोला, कि इन्होंने बोला कि ये जो बॉडीज हैं ये स्टेट के अंडर आ रही हैं। अब जो नेक्स्ट केस है वो हम करेंगे रमन दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1979 का केस है। तो इस केस में इन्होंने सुखदेव सिंह वाला रूल फॉलो किया। अब सुखदेव में क्या था कि उन्होंने फंक्शंस को इंपॉर्टेंस दी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। तो फंक्शंस का क्या मतलब था कि कोई भी जो बॉडी है अगर वो गवर्नमेंटल फंक्शंस या फंक्शन ऑफ अ पब्लिक नेचर कर रही है तो हम उसको स्टेट की डेफिनेशन के, कोई भी अथॉरिटी है
वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगी। तो इन्होंने ना एक टेस्ट कंडक्ट किया कि ये अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रही है तो वो स्टेट की अथॉरिटी के अंडर आएगी। अब फॉलोड द सुखदेव टेस्ट कोड डेवलप्ड जनरल प्रपोजिशन द इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एजेंसी ऑफ स्टेट में क्या कुछ आएगा। इन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ स्टेट जो उस कॉरपोरेशन के या उस अथॉरिटी के जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो स्टेट देगी, कि स्टेट एड करेगी, स्टेट से वो पैसा लेगा, स्टेट का कंट्रोल होएगा उसके ऊपर। फंक्शनल कैरेक्टर इज गवर्नमेंट इन एसेंस। अब जो फंक्शंस करेगा वो दैट विल बी ऑफ पब्लिक नेचर। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन। अब ये जो टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किया ना, इसमें इस केस में इन्होंने ये भी बोला कि ये जो टेस्ट है ये इलस्ट्रेटिव है, जस्ट इलस्ट्रेटिव है, ये लैबोरेटिव है नहीं। फिर आया इन सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का केस था। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जो ट्रू टेस्ट है स्टेट की अथॉरिटी को क्या बोलते हैं, लोकेट या फिर आइडेंटिफाई करने का, वो है फंक्शनैलिटी एंड नॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अजय हासिया वर्सेस खालिद मजीद 1981 का ही केस है। यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 इसको इन्होंने कंसिडर किया स्टेट। तो यहाँ पे भी इन्होंने स्टेट टेस्ट क्या कंडक्ट किया, टेस्ट इज नॉट हाउ इट इज क्रिएटेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उस अथॉरिटी की वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट वाई इट इज क्रिएटेड। तो वाई में आ गया कि ये फंक्शन क्या कर रही है, इसका मेन काम क्या है, तो वही आ गया। फंक्शन पे फोकस है, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस नहीं है। तो अजय हासिया के अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला कि जो पब्लिक जो फंक्शनरी है वो पब्लिक काम करेगी इन रिलेशन टू द पब्लिक, उसको हम स्टेट की डेफिनेशन के अंडर कवर करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों थी इस डेफिनेशन की, वही हो गया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटेड अगेंस्ट द स्टेट पावर। तो स्टेट कोई भी लॉ बनाएगी अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी तो उसके अगेंस्ट हम रिट फाइल कर सकते हैं। इसलिए स्टेट की डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट टू दैट एक्सटेंट। फिर नेक्स्ट है, ये लास्ट पॉइंट है, अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये कौन सी अथॉरिटीज हैं जो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएंगी? ऑल एरिया आउटसाइड इंडियन टेरिटरी, कोई भी जो एरिया है हमारा वो इंडियन टेरिटरी के बाहर है बट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, सच एज मैंडेटरी और ट्रस्टी territories. Such a territory may come under Indian control by international agreement. So inhabitants of this area are subject to fundamental right and can claim benefits of part 3 of the constitution. तो जो हमारी वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, तो जो हमारी एम्बेसी वगैरह है, इंडियन एम्बेसी है, तो वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगी। और जो जैसे हम सीपीसी में पढ़ते हैं जो वो फॉरेन जजमेंट में जो हम फॉरेन टेरिटरी पढ़ते हैं वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है।